ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्रेस। इंग्रेस में हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर सीरीज जो है कवर कर रहे हैं। बढ़ते आगे, अभी तक जो हमने कवर कर लिया है वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स कर लिया है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में हमने देखा कि अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्डिहाइड कीटोन्स में, और CO2 में भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं वो। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको ये बताया कि जो अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आप ले रहे हैं, या तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं आप, या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, अरे तू कहाँ चला गया, या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, जैसे हमारा है CrO3 और PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कॉम्प्लेक्स, और आप स्ट्रॉन्ग अगर लेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग, तो दो तरीके से अल्कोहल बिहेव करता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, OA लिख देता हूँ, जैसे K2Cr2O7 इन एसिडिफाइड प्लस H2SO4 ये है। तो अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो एक स्टेप ऑक्सीडेशन होगा, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको कई बार, वन स्टेप ऑक्सीडेशन होगा। तो उसमें क्या बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनेगा, वो डिपेंड करता है। अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया है तो एल्डिहाइड बनेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल लिया है तो आपका कीटोन बनेगा। और टर्शरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करते हैं। टर्शरी अल्कोहल के अंदर क्या है कि CC बॉन्ड जो है ये हो जाता है। टर्शरी अल्कोहल रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, टर्शरी अल्कोहल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। ये बात ध्यान रखें आप कि टर्शरी अल्कोहल, यहाँ तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो आपने, और सेकेंडरी अल्कोहल जो है उसका ऑक्सीडेशन करा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले तो ये देखना है कि अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फिर ये देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो पुरानी सीरीज में मैं करा चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपने K2Cr2O7 यानी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया, तो अल्कोहल कोई सा भी हो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई सा भी अल्कोहल हो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है। टर्शरी अल्कोहल की मैं अभी यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। टर्शरी अल्कोहल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ टर्शरी अल्कोहल रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, टर्शरी अल्कोहल्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। सो टर्शरी अल्कोहल रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। टर्शरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं करता है। क्यों नहीं करता वो बताता हूँ अभी आपको। ये मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि किसी भी कंपाउंड में अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है। टर्शरी अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अब अल्फा हाइड्रोजन इज वेरी एक्टिव हाइड्रोजन, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एक तरीके से डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मैं अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूं, फॉर एग्जांपल मैं अगर सेकेंडरी अल्कोहल अगर ले लेता हूं, सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल में एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से OH बॉन्ड टूटता है। ये OH बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये H निकलेगा और यहाँ से भी H निकलेगा। ये एक तरीके से H2 निकाल देता है, H2 को बाहर फेंक देगा। H2 मतलब ये डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, जीनेशन रिएक्शन है। हाँ जी, कौन सी रिएक्शन है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। मतलब इसमें हाइड्रोजन निकलता है, और डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो है वो एक एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी मतलब ऑक्सीडेशन का कैटेगरी है। ऑक्सीडेशन जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है, मतलब चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, लेकिन कौन से प्रोसेस से ऑक्सीडाइज हो रही है, डिहाइड्रोजिनेशन से ऑक्सीडाइज हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो रही है, रिमूवल ऑफ मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ऑक्सीडाइज हो रही है, ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडाइज हो रही है। तो वो अलग चीजें हैं। तो ऑक्सीडेशन जो है वो किसी भी प्रोसेस को फॉलो कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप A से B पे जा रहे हैं तो आपको जर्नी कवर करनी है। ठीक है, आपने रास्ता जो है वो आप ट्रैवलिंग मोड में है, लेकिन आप मोड ऑफ ट्रैवलिंग क्या है, बाय वॉकिंग जा रहे हैं, या बाय एयर जा रहे हैं, या बाय 4 व्हीलर, या फिर बाय ट्रेन जा रहे हैं। तो वैसे ही है। तो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, लेकिन ऑक्सीडेशन हो कैसे रहा है वो अलग एक केस है। तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो है ये ऑक्सीडेशन का एक टाइप है। ऐसी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी ऑक्सीडेशन का टाइप है। तो यहाँ पर जो अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से शो कर रहे हैं।
अब डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर आपको हाइड्रोजन निकालना है, तो एक तो हाइड्रोजन यहां निकल गया, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन यहां निकल गया, तो प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन में, सॉरी, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर तो अल्फा हाइड्रोजन होता है, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं है। टर्शियरी अल्कोहल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं है, इसलिए टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज जनरली नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर तो ये है कि ये निकल गया, तो ये जो बॉन्ड है यहां आ जाएगा और ये जो है आपका कीटोन बन जाएगा। यहां पे कीटोन बना देते हैं, CH3 डबल बॉन्ड O, ये कीटोन बन गया। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इसका। तो ये ऑक्सीडेशन जो है ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। इस प्रोसेस के अंदर, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो OH बॉन्ड टूटता है, ये ध्यान रखना आपको, OH बॉन्ड टूटता है। दूसरा अल्फा हाइड्रोजन रिमूवल है। तो OH का हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन मिलकर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं और वो जो है एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर प्राइमरी सेकेंडरी है, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप ले रहे हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आज अब जो है वो टर्शरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होता, तो आप देखो क्या है टर्शरी अल्कोहल के अंदर। सो इट इज टर्शरी अल्कोहल जो है इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं। अब ऐसा नहीं कि ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा या रिएक्शन ही नहीं करेगा, रिएक्शन करता है, लेकिन रिएक्शन में आपको अनप्रिडिक्टेबल कंपाउंड आपको देगा। मतलब अल्कोहल बदल देंगे तो कंपाउंड बदल जाएगा। अल्कोहल का जरा सा भी आपने नेचर बदल दिया, अल्कोहल के अंदर ये ग्रुप्स अगर आपने बदल दिए तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। तो मतलब अनसर्टेन, और फिर टेम्परेचर और प्रेशर पे भी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये क्यों करता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने ऑक्सीडेशन इसका करा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, माइल्ड से तो होगा नहीं। अब यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये जो है ये पीला पीड़ो, ये जो है यहाँ पे ये CH3 लगा है अल्फा पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन पे CH3, अल्फा पोजीशन पे CH3, तो नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इज 0। तो यहाँ से ये OH तो निकल सकता है, H तो निकल सकता है, लेकिन उसको H और चाहिए डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन करने के लिए, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ से ये जो है CC बॉन्ड क्लीवेज कर लेता है। जब भी टर्शरी अल्कोहल जो है, टर्शरी अल्कोहल व्हेन सब्जेक्टेड टू वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन इंस्टेड ऑफ showing dehydrogenation reaction, it shows the cleavage of CC bond. CC bond जो है ये तोड़ देता है यहाँ पे। जैसे आपने CC bond तोड़ दिया तो अब ये जो है ये ऑक्सीडाइज हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, लोअर कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये लोअर कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो डिपेंड करेगा ये ग्रुप्स कौन कौन से हैं। अगर आपने C2H5 लगा दिया तो अलग कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, C3H7 लगा दिया अलग बनेगा, CH3 लगा दिया अलग बनेगा, ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, या आप ये बोल सकते हैं टर्शरी अल्कोहल्स लैक्स अल्फा हाइड्रोजन, lacks alpha hydrogen, hence they are very difficult, they resist, छोटा ही कर लेते हैं हम इसको, they resist oxidation, however, लेकिन फिर भी with a strong oxidizing agent they show CC bond cleavage। CC bond जो है ये तोड़ लेता है, CC bond cleavage and gives less carbon containing carboxylic acid, less carbon containing कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है हमारा, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जो है एल्डिहाइड कीटोन, और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कीटोन देगा। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा। टर्शरी अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होगा। प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे,
और टर्शरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, बट सम अदर बाय प्रोडक्ट्स ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल CO2 भी दे सकता है, डिपेंड करता है, नॉट प्योर. सो इट टर्शरी अल्कोहल विल नॉट गिव एनी यूजफुल प्रोडक्ट ऑन ऑक्सीडेशन. So we can say that tertiary alcohol generally do not undergo oxidation, but in very strong oxidizing agent they give weak products generally. ठीक है, तो this is one. अब ये है कि डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है वो अल्कोहल के अंदर इंपॉर्टेंट है. अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है. डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो एक तरीके से ऑक्सीडेशन है, और डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर. तो अल्कोहल जो है डिहाइड्रोजिनेशन से तो ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, और अल्कोहल जो है डिहाइड्रेशन से एल्कीन्स देगा. ठीक है, तो अल्कोहल के अंदर दो रिएक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है. अल्कोहल के अंदर दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. एक तो है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ H2, रिमूवल ऑफ H2. अब इस केस में क्या होता है, इन दिस केस देयर इज क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. सो OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, OH बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड ये ब्रेक्स कर दें, ब्रेक्स, एंड इट इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. It is a kind of oxidation reaction. It is a kind of oxidation reaction. ये oxidation reaction है. तो ये जो alcohols हैं, so alcohols are converted into carbonyl compounds. इसमें carbonyl compound में convert हो जाते हैं. Alcohols are converted into carbonyl compounds. ठीक है, अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऑन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा. लेकिन अगर आप डिहाइड्रेशन रिएक्शन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन केस ऑफ अल्कोहल्स, देन in that case there is no that is not the case of cleavage of OH bond, that is the cleavage of CO bond. ज़्यादा इंग्लिश हो गई, हिंदी में कर लेते हैं. तो डिहाइड्रेशन reaction means removal of water, H2O. ये ध्यान है. अब इसमें जो है वो क्या होता है, जैसे CH3 और OH, यहाँ से वाटर रिमूव होगा और इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स. ये एल्कीन्स बनाता है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और गड़बड़ होगा वो, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा H. ठीक है, ये आ गया हमारा, एल्कीन्स बन जाएगा. मतलब इसको सही कर लेते हैं और ज़्यादा ठीक है, ढंग से लिख लेते हैं भैया. हाँ, तो ये एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ये एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वाटर प्लस H2O. सो इन दिस केस देयर इज ब्रेकेज ऑफ OH CO बॉन्ड. यहाँ पे CO बॉन्ड जो है ये ब्रेक होता है, ये ध्यान रहे, CO बॉन्ड ब्रेक्स. सो इन दिस केस CO बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस. CO बॉन्ड जो है ये ब्रेक होता है, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में. अब टर्शरी अल्कोहल रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, बट टर्शरी अल्कोहल वेरी रैपिडली गिव्स डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट. टर्शरी अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब उतारू है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ललक है डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए, लेकिन ऑक्सीडेशन के लिए या डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के लिए वो फुस पड़ जाता है. सो टर्शरी अल्कोहल रेजिस्ट क्योंकि उसके पास है ही नहीं, क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन. बट टर्शरी अल्कोहल रैपिडली गिव्स dehydration reaction. Tertiary alcohol rapidly gives
डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो टर्शियरी अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन बहुत जल्दी दे देता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें बताया आपको CO बॉन्ड ब्रेक होगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन में, इसलिए वो उसके अंदर जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज द पॉइंट। तो ये कुछ कुछ बातें हैं, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ जो है वो इंग्रेस सिखाता है आपको, सिर्फ जो है मैं सिखाता हूँ, रात भर पढ़ता हूँ और आपको यहाँ पढ़ाने के लिए आ जाता हूँ, और आप जो है वो फ्री में पढ़ के चले जाते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, पैसे नहीं देते। चलो ठीक है, ठीक है, ये एक दिन आएगा PW की जगह CW भी बनेगा, केमिस्ट्री वाला भी बनेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो देखते हैं डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन को तो हमने डिटेल में पढ़ लिया, वी हैव स्टडीड अबाउट द डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, बट नाउ विल मूव टू डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन को देखते हैं अब। नाउ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, सो डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज द रिमूवल ऑफ वाटर। अब एक छोटा सा डिहाइड्रोजिनेशन का भी एक एग्जांपल है, सॉरी, डिहाइड्रोजिनेशन, ये एक और है, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। ये डिहाइड्रेशन नहीं है, डिहाइड्रोजिनेशन ही है। ठीक है, हम यही पढ़ रहे हैं क्या, ये वाला। अभी ये वाला, इसके अंदर एक रिएक्शन रह गया था, वो मैं बता रहा हूं अभी आपको। अभी ये जो है इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे अब हम, डिहाइड्रेशन रिएक्शन वो हमने कर लिया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल डिहाइड्रेशन रिएक्शन से एल्कीन ही देते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल जो एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू सिडजेफ रूल। अब जो है वो हम इसको पढ़ेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। गांठ बांध दीजिए, कुछ और नहीं। तो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स विथ कॉपर। अब ये कॉपर की प्रेजेंस में जो है ये हम करेंगे। कॉपर पाउडर होता है, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में या अल्कोहल की जो वेपर्स जब हम पास करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है ये एक तरीके का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो वही रिएक्शन है, अगर आप कॉपर की प्रेजेंस में अल्कोहल को डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा, और टर्शियरी अल्कोहल यहाँ पर इंस्टेड ऑफ गिविंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लोअर कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इट गिव्स alkene, it undergo dehydration instead of a dehydrogenation reaction. So alcohols, yeah, alcohol vapors when passed over, so alcohol vapors when passed over copper powder या कॉपर ले लें आप, कॉपर, देन इट शोज, देन या मैं ये लिखूँ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल शोज डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन while tertiary alcohol gives dehydration reaction, while tertiary alcohol gives dehydration reaction। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल यहां पर डिहाइड्रेशन देता है। ठीक है, छोटे छोटे से बस डिफरेंसेस हैं जो कि दैट मेक्स यू बिविल्डर, जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, और वही जो है एग्जामिनर का प्लस पॉइंट है। क्योंकि एग्जाम जो होता है वो लोगों को बाहर करने के लिए होता है, अंदर करने के लिए नहीं होता, छटनी करने के लिए होता है। एग्जाम इज फॉर रेक्टिफिकेशन, छटनी करने के लिए होता है। और जब भी आप एग्जाम देने जाएं, एक अच्छे ब्रांड का डायपर ज़रूर पहन के जाएं, क्योंकि कभी भी चीज़ें धोखा दे सकती हैं और आपकी ठीक है। तो ये हमारा देख लीजिए, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। सो अल्कोहल वेपर्स व्हेन पास्ड ओवर कॉपर पाउडर, देन प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल शोज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन while टर्शियरी अल्कोहल गिव्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब ये है, अब आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब प्राइमरी अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से कीटोन में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर भी दिया हुआ है। टेम्परेचर जो है वो 573 केल्विन है।
जब भी आपको टेम्परेचर या प्रेशर दे, जरूरी नहीं है आप उसको उतना ही रटें, आप यू हैव टू मग अप इन द विसिनिटी ऑफ दैट टेम्परेचर। मतलब 573 दिया है तो आप 570 भी लिख देंगे चलेगा, 579 भी लिख देंगे चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ 573 अगर दिया है तो आप मतलब 50 नहीं लिखे, वो 500 भी लिख देंगे चलेगा, दैट इज मेरे साथ तो चलेगा। मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं तो नंबर दे देता भाई, बच्चे ने यहाँ तक तो पहुँचाया, ठीक है। नाउ डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कॉपर, जिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कॉपर, विद कॉपर। तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर यहाँ पर 573 है। टेम्परेचर जो है बड़ा टी लिखना चाहिए, बड़ा टी, छोटा टी टाइम होता है, ठीक है ना, सिंबल के हिसाब से बड़ा टी जो है वो टेम्परेचर। यहाँ पर जो है 573 केल्विन लिख सकते हैं। लेकिन इतना याद नहीं रहे तो याद करने की ट्रिक ये है कि 573, तो 5 7 9 भी अगर आपको याद हो जाए, 5 7 9 ऑड ऑड ऑड, 3 और छोड़ दिया तो ठीक है, ठीक है। 5 7 9 भी अगर आपने लिख दिया जब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि आपको लिखना है, करना नहीं है। आपको करने पे तो टेम्परेचर प्रिसाइज होना चाहिए, लेकिन लिखने में और एक्सप्लेन करने में या रिवील करने में कि आपने पढ़ा है और आपको आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। तो अब ये जो है प्राइमरी अल्कोहल जो है, मतलब CH3 CH2 और OH इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 इट गिव्स CH3 एंड CHO प्लस H2 गैस निकल जाएगी, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। नाउ सेकेंडरी अल्कोहल वही चीज़ है, ऑक्सीडेशन वाला ही है, लेकिन ये जो है ये कॉपर की प्रेजेंस में हो रहा है और ये प्योर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। और यहाँ पर अगर आप सेकेंडरी ले लेंगे CH3 C CH3 H और OH, तो ये जो है ये भी फिर कॉपर 573 केल्विन और ये CH3 C CH3 और ये डबल बॉन्ड O प्लस H2 डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया, तो ये प्राइमरी अल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, सो इट इज प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड और ये है सेकेंडरी अल्कोहल और ये कन्वर्ट हो गया कीटोन में, ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया। अब टर्शियरी अल्कोहल जो है, टर्शियरी अल्कोहल इंस्टेड ऑफ शोइंग डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इट शोज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एंड व्हेनेवर अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन एट अ हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये 573 है, जैसे आपको मैंने बताया कि अल्कोहल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अल्कोहल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिहाइड्रेशन रिएक्शन करता है, और इसके दो टेम्परेचर हैं। अगर आप टेम्परेचर 473 से ऊपर लेंगे या 443 से ऊपर लेंगे, मतलब 440 से ऊपर लेंगे, 440 का वोल्ट लगता है, तो अल्कोहल जो है अपने में से पानी निकाल देता है और एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप 414 यानी कि 400 के आसपास टेम्परेचर अगर आपने लिया तो वो ईथर में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर ये 444 से ज़्यादा है, 440 से ज़्यादा है, 573 है, तो यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल जो है वो एल्कीन बनाएगा। ध्यान रहे कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो तो एल्डिहाइड कीटोन ही बनाएगा, लेकिन टर्शरी अल्कोहल जो है वो एल्कीन बनाएगा, वो ध्यान रहे, ठीक है। तो नाउ टर्शरी अल्कोहल को अगर हम देखें तो ठीक है, CH3 C CH3 और OH ये है। तो ये जो है ये कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन, ये जो है ये बना देता है एल्कीन CH3 और ये CH3, ठीक है, प्लस H2। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करता है, CH2 आएगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सो टर्शरी अल्कोहल का कुछ अलग ही मामला है, जैसे टर्शरी हाइड्रोजन का अलग मामला होता है इन केस ऑफ एल्केन। अगर आप एल्केन में पढ़ें तो टर्शरी हाइड्रोजन जो है वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, वहाँ पर एक KMnO4 का एक रोल है। तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। ऐसे ही टर्शरी अल्कोहल जो है ये अगर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन में भी दिक्कत करता है,
और डिहाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, अगर आप डिहाइड्रोजिनेशन कॉपर की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत करता है। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन और इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट प्रिफर्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन पे जल्दी जाना पसंद करता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन के केस में इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन जो है वो टर्शियरी अल्कोहल का ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए उस केस में चला जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के केस में हमने जो अभी तक जो है वो रिएक्शन पढ़ ली है, मतलब हमने क्या क्या पढ़ा, अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ा और अल्कोहल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। अल्कोहल के जो रिएक्शंस हैं उसमें हमने देखा कि अल्कोहल जो है वो दो तरह का रिएक्शन देता है। अल्कोहल OH बॉन्ड भी तोड़ता है और CO बॉन्ड भी तोड़ता है। कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे रिएक्शन करता है वो मैंने बताया आपको। अब जो है वो थोड़ा फिनॉल के बारे में देखते हैं, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल कैसे रिएक्शन शो करता है, क्योंकि अल्कोहल और फिनॉल में जो OH ग्रुप तो सेम है, लेकिन OH ग्रुप के साथ जो एल्किल पार्ट लगा है वो अलग है। अल्कोहल के अंदर एल्किल पार्ट होता है और फिनॉल के अंदर एराइल पार्ट होता है, उसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। सो नाउ वी विल फोकस ऑन सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। सो अल्कोहल journal we can represent alcohol by ROH, and phenol, similarly phenol can be represented as AROH। तो इसके केस में तो मैं लिख सकता हूँ CH3, सिंपलेस्ट जो है वो मैं लिख सकता हूँ CH3OH, और इसके केस में सिंपलेस्ट जो है वो मैं लिख सकता हूँ, सिंपलेस्ट क्या एक ही चीज़ होगी बल्कि OH। अब ये ध्यान है, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड बिकॉज इट्स नेचर इज हाईली एसिडिक। ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है और इसके डेरिवेटिव भी बहुत एसिडिक होते हैं, ठीक है, वो ध्यान रखिए। तो इसलिए फिनॉल IUPAC ने फिनॉल को मान लिया है नॉमेनक्लेचर में, फिनॉल ही IUPAC नॉमेनक्लेचर आप लिख सकते हैं, और इसका कॉमन नेम जो है ये कार्बोलिक एसिड है, कार्बोलिक एसिड। अब आप देखें यहाँ पर OH ग्रुप तो सेम है, OH ग्रुप अगर मैं बोलूं तो ये तो सेम है, OH ग्रुप सेम है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है ये एल्किल पार्ट का है। यहाँ पे CH3 है और यहाँ पर जो है ये बेंजीन रिंग है। दोनों का अपना अलग अलग नेचर है, दोनों के अलग अलग नेचर की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज जो है ये अलग अलग है। फिनॉल अलग तरीके से प्रॉपर्टी शो करता है और अल्कोहल जो है ये अलग तरीके से प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो अब जो है कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे फिनॉल की। फिनॉल जो है मतलब अल्कोहल जो है, ये अल्कोहल आपको डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करेगा, फिनॉल नहीं करता डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर फिनॉल्स टू अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, बट अल्कोहल्स कैन गिव यू डिहाइड्रेशन रिएक्शन इजीली। अल्कोहल्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं और फिनॉल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, क्योंकि फिनॉल में एरोमेटिक रिंग लगा है, ये ध्यान है आपको। और फिनॉल के अंदर CO बॉन्ड को तोड़ना, फिनॉल जो है वो ज़्यादातर रिएक्शन जो है वो OH बॉन्ड को तोड़ के करता है, CO बॉन्ड को तोड़ के नहीं करता है, और अल्कोहल दोनों रिएक्शन को करता है। तो मैंने जैसे बताया आपको कि अल्कोहल्स और यहाँ पे मैं चलो दोनों के डिफरेंसेस लिख लेता हूँ। ऊपर ले जाओ और इधर फिनॉल को ले आओ, फिनॉल shows dehydration reaction easily कर देता है dehydration reaction, do not show dehydration reaction easily, ये नहीं करता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, shows nucleophilic substitution reaction, generally nucleophilic substitution reaction easily shows electrophilic substitution reaction, shows electrophilic substitution reaction. Now alcohol shows
reaction due to CO bond cleavage and OH bond cleavage, and it shows reaction due to मेनली OH बॉन्ड क्लीवेज। CO बॉन्ड क्लीवेज इसमें बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो फिनॉल है इसके अंदर ये जो O है ऑक्सीजन, तो इसके केस में रेजोनेंस होता है +M या +R इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से CO बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये नहीं टूटेगा, ये आसानी से टूट जाएगा। सो फिनॉल जनरली शोज OH बॉन्ड क्लीवेज, बट अल्कोहल शोज बोथ OH एंड CO बॉन्ड क्लीवेज, क्योंकि उसमें रेजोनेंस नहीं होगा। तो ये बात देख लीजिए आप। नाउ ठीक है, कुछ रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। नाउ रिएक्शन ऑफ फिनॉल। एक तो वो आपको सी डाउस प्रोसेस जो है वो इंपॉर्टेंट है। सी डाउस प्रोसेस इज द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सी डाउस प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है, जहां पे क्लोरोबेंजीन से, मैंने बताया आपको सी डाउस को सी डाउस से याद करना है, मतलब क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। तो एक ही रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सी डाउस प्रोसेस, मतलब क्लोरोबेंजीन, इधर हमने NaOH ले लिया, तो ये ONA कन्वर्ट हो गया, और ONA में फिर हमने H+ लगा दिया, तो ये OH कन्वर्ट हो गया, वो मैं करा चुका हूँ उसके अंदर। तो सी डाउस प्रोसेस, तो ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के अंदर है, वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब फिनॉल जब बन जाता है तो फिनॉल भी जो है उसका जो ऑक्सीजन है ये रेजोनेंस शो करता है, वो मैं पुराने लेक्चर में करा चुका हूँ। जैसे रेजोनेंस 1-2 यहाँ पे बता देता हूँ कि रेजोनेंस कैसे शो करता है। रेजोनेंस, हाँ, ये डबल बॉन्ड और ये OH, तो ये रेजोनेंस कैसे शो करता है? तो इसके अंदर क्या होगा, O + H, ये माइनस, और ये डबल बॉन्ड, और ये ऐसे ही जो है ये पूरा चलेगा। और इसका जो रिजल्टेंट मैं अगर लिखूं तो रिजल्टेंट मैं ऐसे लिख सकता हूँ, OH, और यहाँ तक पार्शियल डबल बॉन्ड, और ये पूरा यहाँ पर घूमेगा, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ये है। अब इसमें आप देखो कि CO बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया, पार्शियल डबल हो गया, और OH बॉन्ड जो है उसके कंपेयर में थोड़ा सा वीक है। अब इसमें यह है कि अगर आपको फिनॉल की एक्टिविटी को बढ़ाना है, अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो OH बॉन्ड जो है ना, ऑक्सीजन पे हल्का सा प्लस चार्ज रहेगा, जैसे वहाँ पर है। अब ऑक्सीजन और H के बीच में थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू अल्कोहल, तो ये भी जो है OH को उतनी ईजिली रिएक्शन ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको OH को तोड़ना ही है, तो उस कोवलेंट नेचर को हल्का सा आयनिक में कन्वर्ट करना होगा। अभी ये जो OH का जो बॉन्ड है ये कोवलेंट है, तो वो आयनिक में कन्वर्ट करना होगा, तो वो होता है हमारा S। अगर आपका ये OH, इसको NaOH से रिएक्शन कराते हैं, NaOH से, तो ये सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, ये ONA आ गया। अब ये जो है यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा, क्योंकि वो मेटल है, तो ये हमारा जो है, और यहाँ पे वाटर भी निकल जाएगा, वो अलग बात है। तो कभी आपको फिनॉल की एक्टिविटी बढ़ानी है, मतलब OH को तोड़ना है, OH ब्रेकेज के लिए उसकी एक्टिविटी बढ़ानी है, तो उसके केस में आपको NaOH से रिएक्शन करा दो, तो वो हो जाएगा हमारा। अब जो फिनॉल है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसके अंदर जो है वो 2 मेन रिएक्शन है। पहले जो है वो नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन मैं बाद में करा दूंगा क्योंकि अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। पहले जो है हम फिनॉल के जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कर लेते हैं, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। एक बात ये देखिए आप कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन में कराना है तो आपको लेविस एसिड लेना पड़ेगा, और अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल में कराना है तो आपको लेविस एसिड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये क्यों? तो ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है कि जनरली बेंजीन, अगर आप बेंजीन में रिएक्शन कराएं तो बेंजीन में, जैसे अगर मैं ये रिएक्शन कराता हूँ बेंजीन + Br2, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये रिएक्शन कराता हूँ बेंजीन + Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो ये फिर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा।
मतलब क्या है, मतलब ये है कि बेंजीन उतना पोलराइज नहीं है, बेंजीन उतना एक्टिव नहीं है कि ब्रोमीन को इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर ले, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है फिर वही, ये जो है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर आएगा, इसलिए तो फ्रीडल क्राफ्ट ने रिएक्शन करके दिखाया, इसलिए तो नेम रिएक्शन है कि बेंजीन को अगर आप विदाउट लेविस एसिड आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं तो नहीं होगा, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन लेविस एसिड की प्रेजेंस में करा दें तो रिएक्शन झट से हो जाएगा, क्योंकि लेविस एसिड, बिकॉज बेंजीन इज नॉट दैट मच एक्टिव, बेंजीन उतना एक्टिव नहीं है कि वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं कर सकता बेंजीन, बेंजीन अपने में ही सेटिस्फाइड है। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है, दैट रिएक्शन विल टेक प्लेस। लेकिन अगर फिनॉल अगर आप ले रहे हैं, अगर आप फिनॉल ले रहे हैं, मतलब अगर आप फिनॉल ले रहे हैं, ये ले रहे हैं फिनॉल, अगर आप फिनॉल ले रहे हैं तो आपको Br2, तो आपको ये लेने की जरूरत नहीं है, मतलब FeCl3 लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिकॉज फिनॉल इज हाईली एक्टिव। क्योंकि आपको बताया कि बेंजीन रिंग से जो ग्रुप लगता है, ये जो अगर कोई बेंजीन रिंग से ग्रुप लगा है तो या तो एक्टिवेटर होगा या डीएक्टिवेटर होगा, बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को बढ़ाएगा या कम करेगा। तो OH जो है ना वो एक्टिवेटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये एक्टिवेटर है। OH अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। तो अब बेंजीन इतना ज़्यादा, मतलब अब तो बेंजीन नहीं रहा फिनॉल, तो फिनॉल इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इतना ज़्यादा पोलराइज हो गया है कि वो ब्रोमीन से डायरेक्टली रिएक्शन कर सकता है, और यहाँ पे लेविस एसिड की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है ये रिएक्शन हो जाएगा। तो एक तो रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है आपको कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए फिनॉल के अंदर आपको कोई कैटलिस्ट की ऐसे कोई खास ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ कैटलिस्ट while creating an electrophilic substitution reaction in case of phenol, because phenol is highly reactive, phenol जो है highly reactive है because of activating group OH, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर OH बन जाएगा और ये ऑर्थो पैरा मेटा पे ब्रोमीन लग जाएगा। तो इतना ज़्यादा एक्टिव है कि ब्रोमीन को तीनों जगह चिपका लेगा। तो ऐसे ही 2-3 रिएक्शन है, ठीक है, ऐसे ही 2-3 रिएक्शन है जब जिसमें फिनॉल को नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, और फिनॉल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, फिनॉल को ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं, फिनॉल को डाइल्यूट ब्रोमीन से। बस ये 4 रिएक्शन अभी देखेंगे, बाकी के रिएक्शन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, और इनको याद कैसे करना है। देखो ये जो रिएक्शन है ना, यहाँ पे है तो फिनॉल ही, लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हल्का सा अलग हो जाता है। जैसे फिनॉल को मैं डाइल्यूट HNO3 से कराऊँ, डाइल्यूट HNO3, अब डाइल्यूट HNO3 मतलब माइल्ड HNO3 हो गया, हल्का ही HNO3 हो गया, और HNO3 जो है वो नाइट्रेशन रिएक्शन करता है, ठीक है, NO2 जो है ये जोड़ता है, NO2+ जनरेट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर जो है ये OH और ये नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में बन जाएगा। पैरा नाइट्रोफिनॉल की जो ईल्ड है वो ज़्यादा आएगी, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की ईल्ड जो है वो कम आएगी। अब ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब ध्यान रहे यहाँ पे डाइल्यूट है, यहाँ पे डाइल्यूट है, डाइल्यूट मतलब माइल्ड HCl है। अगर आपने रिएजेंट को, मतलब जो रिएक्टेंट है, यहाँ पे जो रिएजेंट है नाइट्रेटिंग एजेंट HNO3 जो है वो डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब हल्का करके आपने डाला है, हल्का करके डाला है, मतलब क्या बोलते हैं, कभी भी चीज़ को डाइल्यूट कर दो तो हल्की हो जाती है, माइल्ड हो जाती है। हल्का करके अगर आपने डाला है तो एक ही बार रिएक्शन होगा, ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा, दोनों जगह नहीं होगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट नहीं रहा, आपने उसको डाइल्यूट कर दिया है, ठीक है। तो एक ही बार होगा, या तो ऑर्थो बनेगा या पैरा बनेगा। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, अब इनका जो है, अब ये जब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल इसी प्रोसेस से बना जाते हैं, लेकिन इनको सेपरेट, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत आपस में नियर होता है, जिसमें पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो देखो कैसे है ये, अगर मैं ये देखूं कि OH एंड ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मतलब होता है विद इन, इंट्रा जैसे इंट्रा स्कूल कंपटीशन, एक ही स्कूल के अंदर कंपटीशन, एक ही स्कूल के अलग अलग क्लासेस, जैसे एक स्कूल में 9th A भी है 9th B भी है, तो उनके बीच में क्लास, दैट इज इंट्रा स्कूल कंपटीशन।
इंट्रा क्लास कंपटीशन, इंट्रा क्लास कंपटीशन मतलब एक ही क्लास के दो बच्चों के बीच में, जैसे एक बच्चा यहाँ बैठा है एक बच्चा वहाँ बैठा है, इनके बीच में कंपटीशन कराना। इंटर का मतलब दो अलग, जैसे आपने पढ़ा होगा इंटर स्टेट बस सर्विस, इंटर स्टेट बस सर्विस, जैसे राजस्थान से मध्य प्रदेश बस जा रही है, राजस्थान से गुजरात जा रही है, दैट इज इंटर स्टेट बस सर्विस। इंटर का मतलब बिटवीन टू, दो अलग अलग चीजों के बीच में जब कनेक्शन होता है दैट इज इंटर, और एक ही चीज के बीच में कनेक्शन होता है दैट इज इंट्रा, दैट इज इंट्रा। तो इंट्रा का मतलब विद इन, तो इसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल आप लेंगे उसमें केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी OH, और ये यहाँ पर ये आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं यहाँ पर इसके ऑक्सीजन। तो इट इज NO2 इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपको पता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट BP जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ा देता है। तो BP जो है ये इसका ज़्यादा होगा, BP किसका ज़्यादा होगा, BP जो है और पैरानाइट्रोफिनॉल का ज़्यादा होगा BP। तो मतलब प्रोडक्ट के अंदर दोनों आते हैं, दोनों ही जो है ये मिक्सचर के साथ बनते हैं और फिर इनको अलग अलग करा जाता है स्टीम डिस्टिलेशन से, बिकॉज इट इज स्टीम वोलेटाइल। ये जो है फट से ऊपर चला जाता है स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल का मतलब ये है कि इसका जो वेपोराइज होना बहुत आसान है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये जल्दी वेपोराइज होता है, स्टीम के साथ जल्दी से भाप में कन्वर्ट हो जाता है और उसको फिर हम कंडेंसेशन रिएक्शन से फिर अलग कर देते हैं, बट इट इज वाटर इनसॉल्युबल। तो ये स्टीम से वोलेटाइल होकर फिर वो वाटर से अलग कर लिया जाता है। और ये जो है ये स्टीम नॉन वोलेटाइल है क्योंकि इसमें ये आपस में बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर रखा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वेपर में इजीली कन्वर्ट नहीं होता, स्टीम में इजीली कन्वर्ट नहीं होता। सो दे आर सेपरेटेड, सो बोथ मीन्स ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। सो सेपरेटेड बाय, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। और क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ये स्टीम वोलेटाइल है, ये ध्यान रहे, स्टीम वोलेटाइल या वोलेटाइल है, वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल है ये स्टीम नॉन वोलेटाइल है। तो ये चला जाएगा, अब ये चला जाएगा स्टीम में तो वो रह जाएगा, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए। सो नाउ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद डाइल्यूट HNO3। ये ध्यान रहे डाइल्यूट HNO3 है, माइल्ड HNO3 है, तो आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल दोनों बना के देगा। ये मिक्सचर को अलग अलग कैसे करना है, तो मिक्सचर को अलग अलग करा जाता है स्टीम डिस्टिलेशन से। स्टीम डिस्टिलेशन में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है दैट इज स्टीम वोलेटाइल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो स्टीम वोलेटाइल होता है, वो स्टीम में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है, इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जो है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, फिर वो दोनों को अलग अलग कर लिया, ठीक है। तो यहाँ कहने की बात यहाँ पर ये है कि अगर आपका ये HNO3 डाइल्यूट है, ये डाइल्यूट वर्ड इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूट मतलब माइल्ड, हल्का कर दिया गया है, हल्का कर दिया गया है तो 1 by 1 रिएक्शन करेगा, ऑर्थो भी और पैरा पे अलग अलग। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेट HNO3 अगर आपने ले लिया, कंसंट्रेट HNO3 अगर कंसंट्रेट लिखा हुआ है तो तीनों जगह झट से रिएक्शन कर देगा, क्योंकि कंसंट्रेट में जो कंटेंट है NO2 का, HNO2 का, HNO3 का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है अगर कंसंट्रेट HNO3 है, ठीक है, एक मिनट, प्लस कंसंट्रेट, ये कंसंट्रेट में ध्यान दें, कंसंट्रेट HNO3 है तो यहाँ पर ये तीनों जगह कर देगा, ट्राइनाइट्रोफिनॉल यानी पिक्रिक एसिड बनाएगा, OH NO2 NO2 NO2, ये ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बहुत सारे काम में आता है, मेडिसिन में भी काम में आता है ये कुछ। तो ये पिक्रिक एसिड है ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब कहना ये है कि कंसंट्रेट तो बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एजेंट है ये, तो बहुत जल्दी जो है नाइट्रेशन करता है, तो तीनों जगह नाइट्रेशन कर देगा, तो ये पिक्रिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब जो है ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, इस रिएक्शन को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इंडस्ट्री के अंदर पिक्रिक एसिड जो बना जाता है
वो दूसरे प्रोसेस से बना जाता है, सम ऑल्टरनेट प्रोसेस। तो ऑल्टरनेट प्रोसेस में क्या है कि पहले फिनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो 2,4 फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड बनता है। मतलब क्या है कि ये दिस रिएक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब हाईली दिस रिएक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, वेरी रैपिड रिएक्शन। तो ये रैपिड रिएक्शन होता है, इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसको अब ये जो है ये इसको दूसरे प्रोसेस से हम बनाते हैं। सो पिक्रिक एसिड कैन बी prepared by alternate method। तो इसके अंदर क्या है, फिनॉल लेते हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं H2SO4, और ये जो है फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड बना देता है OH। सल्फोनिक एसिड में ध्यान रहे सल्फर से बॉन्डिंग होती है, ये ध्यान रखना है आपको। सल्फोनिक एसिड में सल्फर से बॉन्डिंग होती है, ये सल्फोनिक एसिड। अब इससे जो है ये फिर HNO3 जो है रिएक्शन करता है HNO3, तो फिर वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। अब ये जो है ये थोड़ा रिएक्शन स्लो है उसके कंपेयर में, तो ये NO2 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये हमने लिख लिया, ठीक है। या पिक्रिक एसिड यही है, पिक्रिक एसिड। तो ये दूसरा अल्टरनेट मेथड है। फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड, ये डाइसल्फोनिक एसिड बनाया, फिर उसमें HNO3 हमने डाला, तो ये रिएक्शन थोड़ा सा कंट्रोल में आता है। तो ये अल्टरनेट मेथड है। तो ध्यान है अगर फिनॉल है और सल्फ्यूरिक एसिड इधर दिया है तो 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड, फिर उधर नाइट्रिक एसिड दिया है तो ट्राइनाइट्रो फिनॉल बन जाएगा, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि ये जो है ये NCERT में टेक्स्ट में दिया हुआ है, रिएक्शन में नहीं दिया हुआ है। तो बच्चे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक में रिएक्शन ज़्यादा पढ़ते हैं, हम जो है वो डायग्राम पे ज़्यादा देखते हैं, टेक्स्ट हम उतना अच्छा नहीं रिकॉल कर पाते। तो जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट में दिया होता है, इन बिटवीन द लाइंस जिसे बोलते हैं, कि वो चीज़ है ये NCERT में। NCERT का एक एक पैराग्राफ अपने आप में एक एक पेज है। बहुत बहुत मतलब बड़े बड़े लोगों ने इसको लिखा है, उनका एक्सपीरियंस है। अगर आप देखेंगे उसके जो बोर्ड और जो चेयरमैन है उसमें बहुत बहुत सीनियर और एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। तो एक एक पैराग्राफ जो है वो एक एक पेज के बराबर है, अगर आप कभी उसको ढंग से पढ़ें, ठीक है ना। तो ये पिक्रिक एसिड। अब जो है वो हमारा जो एक रिएक्शन है, जैसे फिनॉल से ब्रोमीन के साथ फिनॉल, तो अगर आपने इसको ब्रोमीन को डाइल्यूट कर दिया है, मतलब ब्रोमीन वाटर इनसॉल्युबल है, लेकिन CH2 या क्लोरोफॉर्म CHCl3 कोई सा भी ले सकते हैं, इनके अंदर सॉल्युबल है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्युबल है। तो ये ब्रोमीन जो है आपने इसको डाइल्यूट कर दिया है, फिर ब्रोमीन को डाइल्यूट करना, मतलब अब डाइल्यूट ब्रोमीन अगर लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन मैं अगर डाइल्यूट के अंदर जनरली हम जो चीज़ों को डाइल्यूट करते हैं वो वाटर डाल के करते हैं, लेकिन अब ब्रोमीन जो है वो वाटर डाल के तो होगा नहीं, क्योंकि ब्रोमीन वाटर इनसॉल्युबल है। तो ब्रोमीन को फिर इससे डाइल्यूट करा जाता है। और मैंने बता दिया आपको, अगर ये डाइल्यूट है तो फिर सिंगल सिंगल होगा, मतलब ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। ये हमारा OH, ये Br और प्लस OH और ये Br, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस है पैरा का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, पैरा का यील्ड जो है वो ज़्यादा होगा, यील्ड। ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, ब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल, पैराब्रोमोफिनॉल, ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन अगर आपने डाइल्यूट नहीं करा OH को, सीधा ब्रोमीन में भर दिया, ब्रोमीन को सीधा इसकी उसमें भर दिया, तो सब जगह भर जाएगा भाई, सब जगह भर जाएगा, मतलब तीनों जगह रिएक्शन कर देगा। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये दो रिएक्शन जो है, कुल मिला के ये 4 रिएक्शन है, लेकिन वैसे 2 रिएक्शन है। 2 रिएक्शन मतलब कैसे कि फिनॉल का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन, अब वो नाइट्रिक एसिड से 2 बार रिएक्शन। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मतलब आपने हल्का कर दिया नाइट्रिक एसिड को, उसमें ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा।
और अगर आपने कंसेंट्रेट से करा है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड आपने डाल दिया, तो वो सब जगह कर देगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बना देगा। ऐसे ही अगर आपने ब्रोमीन से करा है, ब्रोमीन को डाइल्यूट कर दिया, ब्रोमीन जो है वो डाइल्यूट होके पानी में तो डाइल्यूट होगा नहीं, CH2 या क्लोरोफॉर्म में आप ले सकते हैं, या कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर आप ले लें तो उसमें ब्रोमीन जो है वो घुल जाएगा। और ब्रोमीन को आपने डाइल्यूट कर दिया तो वो फिनॉल जो है वो ऑर्थो या पैरा पे ब्रोमीन को अटैच कर लेगा, तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल या पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा। लेकिन ब्रोमीन को आपने डाइल्यूट नहीं करा है, सीधा ब्रोमीन, हरा हरा ये लाल लाल ब्रोमीन जो है पूरा जो है फिनॉल के साथ आपने भर दिया, फिनॉल में पूरा ब्रोमीन भर दिया, तो उसमें ब्रोमीन जो है फिर सब जगह चिपक जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, तो ये हमारा फिनॉल की प्रॉपर्टीज थी। भूख लगी है। तो अब जो पढ़ेंगे वो ईथर को पढ़ेंगे। एक दो फिनॉल इसके अंदर जो है कुछ नेम रिएक्शन है, कोलबेज रिएक्शन है, राइमर टिमन रिएक्शन है, सैलिसैल्डिहाइड और सब सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, और मैं ये भी बताऊंगा कि याद कैसे करना है। ठीक है, तो बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और आगे शेयर करिए, और जो कोई कमी लगती है आप कमेंट करिए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। चैनल को चलाना है, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, अपनी बुराई भी सुनूंगा। चाओ।